पर्दानशीं किस्त नंबर 1। वो एक ठिठुरती हुई गुप अंधेरी रात थी। मैं मामूल के कामों से फारग होकर सोने के लिए लेटा तो दस्तक की आवाज़ सुनकर चौंक उठा। उस वक्त रात 10 बजे का अमल था। मौसम की मुनासिबत से इतनी रात गए किसी का मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक देना किसी ख़तरनाक इतला के आसार ही थे। बहरहाल मैंने गर्म बिस्तर छोड़ा, ठंडे ठार सहन में से गुजरकर क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा। ज़्यादा इम्कान इसी बात का था कि शबीना ड्यूटी वाले अमले में से कोई आया होगा। दरवाज़ा खोलने से पहले मैंने एहतियातन पूछ लिया, कौन है भाई? मैं तवक्को कर रहा था कि जवाब में कोई मर्दाना आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन क्या मर्दाना क्या जनाना, कोई आवाज़ मेरी समात तक रसाई हासिल करने में कामयाब ना हो सकी। मैंने दोबारा कदरे बुलंद आवाज़ में पुकारा, इतनी रात को कौन आया है भाई? इस मरतबा भी मेरी आवाज़ सदा बसहरा ही साबित हुई। बाहर बदस्तूर खामोशी तारी थी। ऐसी बात नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोलते हुए किसी किस्म का डर या खौफ महसूस कर रहा था। जब मेरी दूसरी पुकार भी नतीजा खैर साबित न हुई तो मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। बाहर मुझे कोई भी नज़र न आया था। हद निगाह तारीकी और सन्नाटे का रात था। मैंने घूर घूर कर अंधेरे में किसी इंसानी चेहरे को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अपनी इस कोशिश में नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा। मेरा सरकारी क्वार्टर थाने के अकीबी हिस्से में बना हुआ था। इसके बाद दूर दूर तक सरसब्दो शादाब खेतों का सिलसिला फैला हुआ था। मैंने थोड़ी सी मटर गश्त करके क्वार्टर के दोनों पहलुओं में अच्छी तरह झांक कर देख लिया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जी में एक ख्याल ये भी आया कि थाने के अंदर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने फ़ौरन इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया और दरवाजे की कुंडी लगाकर दोबारा बिस्तर में घुस गया। मैं सोने के लिए लेट तो गया था, ताहम जहन इसी दस्तक की तरफ लगा हुआ था। एक लम्हे के लिए ये सोच भी जहन में उभरी थी कि ये मेरा वहम भी तो हो सकता है। इस रात बर्फीली हवाएं भी चल रही थी। मुमकिन है क्वार्टर का दरवाज़ा हवा के झोंके से बजा हो। मैं इस सोच पर चंद लम्हे भी नहीं रुक पाया था, क्योंकि इस आवाज़ को हवा की कारस्तानी समझ ही नहीं सकता था। हवा की वजह से दरवाज़ा बजना और किसी इंसान के हाथ की दस्तक में नुमायाँ फ़र्क होता है, और मैंने बड़ी वाज़ह दस्तक की आवाज़ सुनी थी। मैं अपने दिमाग में बिखरी मुख्तलिफ नौ सोचों से काफ़ी देर तक उलझता रहा। फिर पता नहीं किस वक्त मेरी आँख लगी। अगली सुबह पिछली रात के मौसमी तासुरात ही का अक्स था। सूरज का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आता था। गहरी धुंध ने फ़ज़ा की हर शय को अपनी आगोश में छुपा रखा था। बकौल शख्स से हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। धुंध का सिलसिला गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी था। अगरचे दिन के वस्ती हिस्से में कभी कभार सूरज अपनी मौजूदगी दिखा देता था, लेकिन उसकी तमाज़त माहौल के हिस्से में नहीं आती थी। इन दिनों हर शय शदीद सर्दी की लपेट में थी। वो जनवरी का महीना था और लगता था अब हमेशा जनवरी ही रहा करेगा। मैंने हस्बे मामूल नाश्ता अपने क्वार्टर में किया, फिर तैयार होकर थाने पहुंच गया। सुबह जब मैं बेदार हुआ तो रात वाला वाक़या मेरे जहन में ताज़ा था, और अब वो सोच के रथ पर सवार होकर मेरे साथ ही थाने आ गया था। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर शबीना ड्यूटी वाले ASI को अपने पास बुला लिया। मतलबू हुसैन मेरे सामने आकर एक कुर्सी पर बैठ चुका था, तो मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया, रात कैसी गुजरी मतलबू हुसैन? बड़ी अच्छी जनाब, उसने जवाब दिया। थोड़ी बहुत नींद भी ली या सारी रात आंखों में ही काट दी? रात के आखिरी पहर 2-3 घंटे के लिए सोया था जनाब, उसने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बताया। फिर अजान के साथ ही आँख खुल गई थी। रात के आखिरी पहर, मैंने उसके कहे हुए अल्फाज में एक टुकड़ा ज़ेरे लब दोहराया, फिर पूछा, आधी रात के बाद ही सोए होंगे तुम? जी बिल्कुल, वो उलझनज़दा अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैं लगभग 2 बजे सोने के लिए लेटा था। हूँ, मैंने पुरसोच अंदाज में हुंकारा भरा, फिर पूछा, रात थाने के अंदर तो सब खैर खैरियत रही थी ना? कोई नाखुशगवार वाक़या तो पेश नहीं आया था? बिल्कुल नहीं मलिक साहब। उसके तजस्सुस का पैमाना लिबरेज़ हो गया। उधर तो सब अमन व अमान ही रहा है। ये आज आप रूटीन से हटकर क्यों बातें कर रहे हैं? पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। पहले कभी मेरे साथ ऐसा हुआ भी नहीं है ना? मैंने कहा। आपके साथ ऐसा क्या हो गया मलिक साहब? उसने इस्तरारी लहजे में पूछा। उसके इस्तफसार के जवाब में मैंने मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में उसे रात वाले दस्तकी वाक़े से आगाह कर दिया। ASI मतलूब हुसैन ने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और सरसरी अंदाज में बोला, मलिक साहब, रात को काफ़ी ठंडी और तेज़ हवाएं भी तो चल रही थी। हो सकता है आपकी समात को धोखा हुआ हो। हवा के दबाव से बजने वाले दरवाजे की आवाज़ को आपने दस्तक की आवाज़ समझ लिया हो। ऐसा ख्याल एक लम्हे के लिए मेरे जहन में भी आया था मतलूब हुसैन, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने इस ख्याल को अपने जहन से झटक दिया था, क्योंकि मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी नज़र से ASI को देखा, फिर जुमला मुकम्मल करते हुए कहा, क्योंकि मेरी समात हवा से बजने वाले दरवाजे और दस्तक की मखसूस आवाज़ में बखूबी फ़र्क करना जानती है। ASI ने मुझे उलझने की बजाय बड़े तहम्मुल से कहा, फिर आपके ख्याल में वो कौन हो सकता है? अगर मेरा ख्याल इस सिलसिले में रहनुमाई कर देता तो इस वक्त मैं तुमसे सवाल जवाब नहीं कर रहा होता मतलूब हुसैन। मैंने एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा। मेरा तो जहन काम ही नहीं कर रहा जनाब, वो बेबसी से कंधे उचकाते हुए बोला। आपने बड़ी अजीबो गरीब कहानी सुनाई है। तुम्हारा जहन शायद इस वक्त एक भरपूर नींद का तकाजा कर रहा है मतलूब हुसैन। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए
ठहरे हुए लहजे में कहा, इसलिए तुम घर जाकर आराम से सो जाओ। वो मेरे हुक्म की तामील में फ़ौरन उठ खड़ा हो गया। मैंने इस बात में गर्दन हिला के उसे जाने की इजाज़त दे दी। उसने मुझे सैल्यूट किया और फिर कमरे से निकल गया। इन दिनों मैं एक छोटे से कस्बे फ़िरोज़ाबाद के थाने में बतौर इंस्पेक्टर तैनात था और इस थाने का इंचार्ज मुकम्मल तौर पर मेरे पास था। लिहाजा मैं थाना चार्ज और थानेदार भी कहलाता था। थाने का अमला मुख्तसर सा था। मेरे अलावा एक ASI मतलूब हुसैन, एक हवालदार रजब अली और 4 कांस्टेबल्स भी असगर अली, अमीन, आसफ़ और इमरान इस अमले का हिस्सा थे। इनमें से मतलूब हुसैन और कांस्टेबल अमीन मुकामी थे, यानी उनका ताल्लुक़ फ़िरोज़ाबाद ही से था। इसलिए मैंने ASI को घर जाकर आराम करने का मशवरा दिया था। कस्बा छोटा सा था, थाना महदूद सा और अमला मुख्तसर सा था और इसी साथ के साथ मुझे थानेदारी करनी थी। ASI मतलूब हुसैन को मेरे कमरे से निकले बमुश्किल 15 मिनट हुए होंगे कि कांस्टेबल अमीन घबराया हुआ मेरे पास आया। मैंने उसके चेहरे के तासुरात को देखते हुए इज़्तिरारी लहजे में सवाल किया, क्या हो गया है भाई? मलिक साहब, कत्ल की एक वारदात हो गई है जनाब, उसने चढ़ी हुई सांसों के साथ बताया। कहाँ? मैंने बेसाख्ता पूछा। उधर खेतों में। उसने एक समत इशारा करते हुए कहा, आपके क्वार्टर के पिछवाड़े। थाने के पिछवाड़े मेरा क्वार्टर वाक़या था और मेरे क्वार्टर के पिछवाड़े लहलहाते हुए सरसब्ज़ खेत। मैंने कांस्टेबल की घबराहट के पेश नज़र जल्दी से पूछा, कत्ल कौन हुआ है? मैं बज़ाहिर कांस्टेबल अमीन से सवाल जवाब कर रहा था, लेकिन लाशतौरी तौर पर इस मामले को रात वाले दस्तकी वाक़यात के साथ नथी करने में मसरूफ़ था और लाशऊरी तौर पर ही मुझे कन्फर्म भी हो गया था कि ये दोनों वाक़यात किसी एक ही सनसनीखेज़ सिलसिले की कड़ियाँ हैं। वो कोई नौजवान औरत है जनाब, कांस्टेबल ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, गोरी चिट्टी और ख़ूबसूरत औरत। क्या तुम उस औरत की लाश भी देख आए हो? मैंने उसे घूरा। नहीं जनाब, मुझे तो खादिम हुसैन ने बताया है। खादिम हुसैन कौन? जिसके खेत में कत्ल की वारदात हुई है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। वही इस वाक़या की इतला देने आया है जनाब। खादिम हुसैन बाहर बरामदे में बैठा हुआ है, उसे फ़ौरन मेरे पास ले आओ, मैंने तहकुमाना अंदाज में कहा। कांस्टेबल अमीन ने फ़ौरन से पेशतर मेरे हुक्म की तामील कर दी। अगले ही लम्हे ज़िम्मेदार खादिम हुसैन मेरे सामने था। खादिम हुसैन कस्बा फ़िरोज़ाबाद का एक छोटा ज़मींदार था जिसके पास सिर्फ 5 एकड़ ज़रिए अराज़ी थी। 5 में से 4 एकड़ पर वो मौसम की मुनासबत से मुख्तलिफ अनाज उगाया करता था और 5वां एकड़ उसने अपने शौक़ के लिए मुख्तस कर रखा था। 5वें एकड़ पर उसने 4 आम के, 2 जामुन के, 2 शहतूत के, 2 अमरूद के, 2 कीनू के और 2 अनार के पेड़ लगा रखे थे। बाकी बच रहने वाली ज़मीन पर उसने मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ काश्त कर रखी थी। वो फ्रूट, सब्ज़ी और मुख्तलिफ अनाज के हवाले से ख़ुद कफ़ील तसव्वुर किया जाता था। मैं कांस्टेबल अमीन को अपने साथ रख कर खादिम हुसैन के साथ फ़ौरन जाए वक़ुआ पर पहुँच गया था। दर्जन भर से ज़्यादा अफराद पहले से वहाँ मौजूद थे। मैंने सबको एक तरफ हटाया और मज़कूरा नौजवान औरत की लाश के करीब चला गया। कांस्टेबल अमीन ने गलत नहीं बताया था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 25 और 27 के दरमियान कहीं खड़ी थी। उसे गर्दन काट कर बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था। उसके बदन के बाज़ हिस्से काबिल एतराज़ हद तक खुले हुए थे। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि मौत के घाट उतारने से कबल किसी खिलौने की मार ने इसके बदन से खलवाड़ किया गया था। वो 101% इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो चुकी थी। मैं आंकड़ों बैठ कर लाश का मुआयना करने लगा। पहले ही नज़र में एक चुभती हुई हकीकत ने मुझे चौंका दिया। इस ज़मीन ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली जहाँ इस औरत की लाश पड़ी थी और यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो ज़मीन का वो हिस्सा खून के आसार से कतई पाक था। किसी शख्स की गर्दन काट कर उसे मौत के घाट उतारा जाए और उसके बदन से खून का एक कतरा न टपके, ये तो ऐसे ही था जैसे यूनाइटेड स्टेशन कैपिटल टोक्यो या बंदरे के बारासिंगे। मज़कूरा औरत को जितनी बेदर्दी और सफाकी से कत्ल किया गया था, उसके नतीजे में तो इस बदनसीब के नखरे से खून का एक फवारा फूट जाना चाहिए था, लेकिन इस खेत की ज़मीन अपने सीने पर एक बूंद की तमगा भी नहीं सजाए हुए थी। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मतलब था और वो ये कि इस बदबख्त औरत को किसी और मुकाम पर कत्ल किया गया था और बाद अज़ां इसे उठाकर खादिम हुसैन के खेत में फेंक दिया गया था। वो खेत जिसकी बेशतर फसल काटी जा चुकी थी, इसकी लाश फसल से पाक ज़मीन पर पड़ी थी। तुम में से कोई शख्स इस औरत को जानता है? मैं उठकर खड़ा होकर वहाँ मौजूद लोगों के चेहरों को बारी बारी देखते हुए पूछा, कौन है ये? किसी जानिब से इस बात में जवाब नहीं आया। मेरे सवाल पर बेशतर अफराद की गर्दनों ने नफ़ी में हरकत की थी और यही इनकार बाज़ की ज़ुबान से भी सुनने को मिला था, जिसका वाज़ेह मतलब ये था कि इस बदनसीब मकतूला का ताल्लुक़ कस्बा फ़िरोज़ाबाद से नहीं था। मैंने इस खेत के मालिक खादिम हुसैन को मुखातिब करते हुए कहा, खादिम हुसैन, कहीं से चादर का बंदोबस्त करो और पहली फुर्सत में लाश को ढाँप दो। खादिम हुसैन मेरे हुक्म की तामील में एक तरफ गया और 2 मिनट के बाद वह गर्म शाल के साथ वापस आ गया। मैंने खादिम हुसैन की मदद से मकतूला की लाश को ढक दिया और तमाम हुज्जत के तौर पर एक मरतबा फिर वहाँ मौजूद लोगों से इसके बारे में इस्तफसार किया, लेकिन इस बार भी कोई नया जवाब सामने नहीं आया, जिससे ये बात पाए सबूत को पहुँच गई कि इस औरत की बदबख्ती से कहीं और से उठाकर फ़िरोज़ाबाद ले आई थी।
इस मकतूल औरत को कोई जानता था या नहीं, लेकिन मुझे तो मौके की कार्रवाई मुकम्मल करना थी। यह तहकीक और तफ्तीश बाद के मराहल थे कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी और इसे किसने कत्ल किया था। दीगर लोगों के अलावा कांस्टेबल अमीन ने भी इस अमर की तस्दीक कर दी थी कि वो तरादार औरत मौजा फिरोज़ाबाद की रहने वाली नहीं थी। उसने पहले कभी इस औरत को कस्बे में नहीं देखा था। मैंने ज़रूरी कार्रवाई से निपटने के बाद मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अमीन की निगरानी में ज़िला अस्पताल पहुँचवा दिया। फिर इस खेत के मालिक खादिम हुसैन से सवाल जवाब में मसरूफ़ हो गया। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया, और वो ये कि आला कत्ल की तलाश में भी मैंने जाए वक़ूअ और उसके आसपास का इलाका अच्छी तरह देख डाला था, लेकिन मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक आला कत्ल मुझे कहीं भी पड़ा हुआ नहीं मिला था। मुझे इस बात का तो 100% यकीन था कि इस औरत को किसी और जगह पर मौत के घाट उतारने के बाद यहाँ लाकर खेतों में फेंक दिया गया था। लिहाजा आला कत्ल का जाए वक़ूअ पर पाया जाना बाद अज़ कियासी था। अलबत्ता एक बात तय थी कि उससे किसी तेज़ धार आले की मदद से कत्ल किया गया था, मसलन किसी खंजर या छुरी से। खादिम हुसैन की उम्र 50 से मुतजावज़ थी। वो मजबूत हाथ पाँव का मालिक एक दराज कामत शख्स था। रंगत गहरी गंदमी मगर सांवली हरगिज़ नहीं थी। 50 का हिस्सा अबूर करने के बावजूद ही वो सेहतमंद, तवाना और चाको चौबान दिखाई देता था, और सेहत और तंदुरुस्ती का वाहिद राज था मेहनत और मुशक्क़त। वो ज़िम्मेदारी के कामों में किसी की मदद नहीं लेता था, बल्कि अपने खेत के तमाम ज़रूरी मामलात वो खुद अपने हाथों से अंजाम देता था। मैंने खादिम हुसैन से पूछा, चाचा तुमने इस औरत की लाश को कब दरियाफ्त किया था? मेरा मतलब है तुमने इसे कब देखा था? जनाब, मैं दरियाफ्त का मतलब भी अच्छी तरह समझता हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोला। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो इस औरत की लाश को सबसे पहले दीनू कुम्हार ने देखा था। ये दीनू कुम्हार कौन है? मैंने सवाल किया। दीनू का असल नाम दीन मोहम्मद है जी, खादिम हुसैन ने वजाहत करते हुए बोला। ये उधर कस्बे ही में रहता है जनाब। क्या दीनू इस वक्त यहाँ मौजूद है? जवाब देने की बजाय उसने वहाँ मौजूद लोगों पर एक मुतलाशी निगाह डाली, फिर एक जानिब इशारा करते बोला, जी वो दीनू उधर खड़ा है। मैंने खादिम हुसैन के इशारे का निगाही ताक़ब किया और बुलंद आवाज़ पुकारा, दीनू बाबा यहाँ आ जाओ। अगले ही लम्हे मेरा अंदाज़ा कुछ गलत साबित हो गया। जब 2 दर्जन अफराद के मजमे में से एक सांवला सा नौजवान निकल के मेरी जानब कदम बढ़ाने लगा, तो मैं यही समझा था कि दीनू कुम्हार अच्छी खासी उम्र का कोई बंदा होगा, जब भी मैंने उसे दीनू बाबा कहकर अपने पास बुलाया था। बहरहाल कभी कभी इंसान का अंदाज़ा उल्ट भी जाता था। मैंने खादिम हुसैन की जानिब मतवज्जो होते सवाल किया, जब तुम्हें दीनू ने इस औरत की लाश के बारे में बताया तो उस वक़्त तुम कहाँ थे?